तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है कतर की साइड से। 8 पूर्व नौसैनिक को फांसी की सजा सुना दी है। कतर ने कतर की एक अदालत ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि पूर्व नौसैनिकों पर आरोप क्या है। इनके परिवार को भी नहीं पता और इनके अपनों को किस जुर्म को फांसी दी गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी, भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी या नहीं। वैसे भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा से फैसले से हैरान है। इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। कतर के कोर्ट में ऐसे 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है जो भारतीय नौसेना के काम कर चुके हैं। इनमें कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगनाकर काला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर पुनेंदु तिवारी और नाविक रागेश है। ये सब डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के नामक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि इन भारतीयों आरोप है कि इन्होंने कतर में के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजराइल को दी है। इस मामले में कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा इस पे? भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी कानूनी विकल्पों को तलाश रहे हैं। फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के से भी संपर्क में हैं। हम स्तब्ध हैं कि ये फैसला कैसे दे दिया। हम इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। भारत के पास क्या 5 विकल्प हैं फिलहाल। भारत के पास पहला विकल्प यही है कि वे कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने से की अपील करें। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जाए। भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। मिडिल ईस्ट में कई देशों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। यदि ये देश कतर पर दबाव बनाए तो ये बात बन सकती है। 2021-22 में कतर के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार 15.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कतर को भारत का निर्यात 1.83 बिलियन डॉलर था और कतर से भारत का आयात 13.19 बिलियन डॉलर था। इन कारोबारी संबंधों के आधार पर भारत कतर से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। भारत कतर की अदालत के इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ICJ चैलेंज कर सकता है। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने यही रुख अपनाया था। इस कोर्ट से भारत को राहत भी मिली थी। कतर में 25% आबादी भारतीय है। इनमें से अधिकतर लोग वहाँ बड़े पदों पर हैं। कतर की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा हिस्सा है। इसके जरिए भी वहाँ के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्था सिविल सोसाइटी भी इस मामले को विश्व स्तर पर उठा सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। फिलहाल इस पर जो साजिश सामने आई है वो पाकिस्तान की साजिश है। सबका ही यही मानना है कि फिलहाल कुछ महीनों से कतर और पाकिस्तान के बीच में काफी बैठकें हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान ने इनको उकसाया हो ये कदम उठाने के लिए। तो साजिश हो सकती है पाकिस्तान की, लेकिन पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है कि ये किसकी साजिश है और क्या मामला है पूरा, क्योंकि कतर की सरकार भी कुछ नहीं बता रही है और भारत सरकार ने भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं सार्वजनिक की है। तो देखना ये होगा कि भारत सरकार इसमें क्या कदम उठाती है इस फांसी को रुकवाने के लिए। तो 8 भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। ये सभी भारतीय कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। कतर की मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीयों पर कथित जासूसी का आरोप लगाए जाने की बात की गई है। हालांकि कतर सरकार की ओर से भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। पूरे मामले पर शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अल दाहरा कंपनी के मालिक ओमानी नागरिक को कतर ने छोड़ दिया, जबकि 8 भारतीयों को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। तो क्या इस साजिश में कतर के साथ पाकिस्तान भी